नीचे उतर। कौन हो तुम? बे चुप, कौन के बच्चे? ज्यादा शोर किया ना, ये 6 की 6 गोली तेरी खोपड़ी में। हल हल चल, कौन हो? छोड़ो तुम। उधर चल। छोड़ो। कौन हो तुम? उधर चल। क्या चाहते हो तुम लोग? चुप हो जा। आवाज। कौन हो तुम लोग? पापा ये लोग कौन है? बांधा इसको रस्सी से। खबरदार, मेरी बेटी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। रुक जा। ए, बेटी के बच्चे हम भी माँ बहन वाले हैं। हट जाओ। चल खुद बांध, जल्दी कर। खुद बांध अपनी बेटी। बैठ बैठ बैठ। चुप। बैठ बैठ, बांध इसको, बांध इसको। जाओ अंदर जा। तू अंदर जा। बाबर साहब, ये बताएं कि दूसरी गाड़ी कहाँ है? दूसरी गाड़ी तो मेरी बीवी शायद लेके गई होगी, और मुझे नहीं पता कि वो कब आएगी। झूठ बोलता है तू। माल कहाँ है? माल वो अंदर कमरे में अलमारी में रखा हुआ है। अलमारी तो लॉक है, उसकी चाबी नहीं है। सेठ साहब, आप बहुत अच्छे हैं और शरीफ इंसान हैं। अगर अलमारी बता ही दी है तो जरा अलमारी की चाबी भी बता दें। चाबी तकिए के नीचे रखी हुई होगी। जाए जा, तकिए के नीचे पड़ी हो है। ये बता कि अलमारी में माल कितना है? मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है तुम लोग ले लो तुम लोग। हमारी जान छोड़ दो बस। बकवास करता है तू। मैं इतला मिली है कि 3-4 करोड़ रुपए है तेरे पास, और तू कहता है कि पता नहीं है। लगता है कि 6 की 6 गोली तेरी खोपड़ी में उतार दूं। जाओ इधर देख। चलो छोड़ दो, छोड़ दो। मैं बैठ। अबे नीचे बैठ। बैठ इधर बैठ। चुप। तू एक काम कर, इस बच्ची को ले जा दरवाजे पे, देख कौन है। ये कहीं नहीं जाएगी। ए, चुप हो जा। तुझे कहा है ना कि ये तेरी बेटी नहीं, हमारी भी बेटी है। इस बच्ची को ले जा और बैठ देख गेट पे कौन है। कल सुबह किस वक्त आओगे फिर तुम? यार कल सुबह की रूटीन का मुझे पता नहीं है, वो सुबह भी बिजी शेड्यूल चल रहा है। क्या हो रहा है ये? कौन है ये लोग? चुप। क्या चाहते हो? कौन है ये लोग? हाँ? चुप। वहाँ चुप हो जाओ, अल्लाह आसानियां करेगा हमारे लिए। बाबर सेठ, अल्लाह पाक आसानियां तो कर ही रहा है। बस यही जेवर है, अंदर नकदी नहीं है। अबे, इतने बड़े घर में नकदी नहीं है? तिलाशी लो इसकी, तिलाशी लो। चेक कर इसको। इतने बड़े घर में ये 10-20 हजार रुपए? देखो, ये जेवर भी 50 लाख से कम का नहीं है। बे, हमें इतला मिली है कि 3-4 करोड़। इसका मतलब है कि ये बड़े लोग पैसे बैंकों में ही रखते हैं, और ये वक्त बैंक से पैसे निकालने का तो है नहीं। तुम लोग ऐसा करो कि इसको ले जाओ एटीएम, और एटीएम से पैसे निकाल के आओ। ये कहीं नहीं जाएंगे, कह दिया मैंने, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। मैं इनको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, और ये जेवर भी कम से कम 50 लाख रुपए के होंगे। तुझे मैं कितनी बार समझाऊं कि हम डाकू जरूर हैं, पर बेगैरत नहीं। देख, ये मेरी बेटी है और ये मेरी बहन। अब तो तुम्हें इतबार आ गया होगा, ठीक है? हम ये काम अपनी खुशी से नहीं, शौक से नहीं, ये काम आप अपनी मजबूरी से कर रहे हैं। ले जाओ इसको और पैसे निकलवा के आओ। चलो उठ।
आया। अच्छा, तो तूने ये जेवर नहीं उतारे, ये कंगन उतार। देखो, ये तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो। चुप करके बैठा रहे। मेरी बीवी और बेटी को किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा तेरे बीवी बच्चों को, समझा? तेरा गाड़ी दौड़ा भाई। अंकल, मुझे प्यास लगी है। जाओ ए, अंदर से पानी की बोतल ले आ। पानी पियो। बस। क्या हो गया? किसी का एसएमएस आया। यार, अम्मी का एसएमएस आया, आगे से टर्न करो, घर की तरफ लो यार। क्या खैरियत? I'm calling पुलिस now। पता नहीं कहाँ रह गई, इतनी देर तो उन्होंने कभी नहीं लगाई। वो चला गई है। मैंने भी 50,000 12 बजे से पहले, 50,000 12 बजे के बाद निकाले। तुम लोग ऐसा करो, जल्दी से ये सामान लो, जल्दी करो। भाई भाई, इसमें मेरी शादी की अंगूठी है, मुझे मुझे प्लीज वो आप दे दें। रुक जाओ, तुझे मैंने बहन कहा है ना, तुझे इस माल से जो चाहिए तू ले ले। बस मुझे एक शादी की अंगूठी चाहिए। ये तेरी शादी की अंगूठी और ये कंगन मैंने अपनी बहन के हाथ से उतरवाया था, और मेरी तरफ से ये कंगन तू वापस ले ले। चलो भाई जल्दी करो, उठाओ। पुलिस आई है, मैं देखता हूँ। अरे आप कहीं नहीं जाएंगे, आपको मेरी कसम है। छोड़ो मुझे। नहीं, आपको मेरी कसम है, आप यहाँ बैठ जाएं। बाबर साहब, आपके घर पे कितने अफराद रहते हैं? हम 4 फैमिली मेंबर्स हैं। मैं, मेरा बेटा, बेटी और बेगम। जिस वक्त वारदात हुई घर पर कौन कौन मौजूद था? एक्चुअली इस वक्त सिर्फ मेरी बेटी घर पे थी, और मैं जैसे ही घर में एंटर हुआ उन्होंने मुझे गन पॉइंट पे ले लिया, और वारदात के दौरान ही मेरी वाइफ आई थी, वो कहीं बाहर गई हुई थी। आपके घर में कोई नौकर? जी, मुलाजिम तो हैं, लेकिन उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, सारे मगरिब से पहले चले जाते हैं। क्या आपको किसी पे शक है? देखिए सचिव साहब, जो मुलाजिम है वो तकरीबन 18-20 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं, और वो हमारे फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं। उन्हें सब पता है कि घर में कौन सी चीज़ कहाँ रखी होती है, लेकिन उन्होंने कभी तिनके तक को हाथ नहीं लगाया। इनफैक्ट आप लोग ही अपने नौकरों को टेम्पटेशन देते हैं। देखिए सचिव साहब, मुझे पैसा और जेवर वगैरह जाने का कोई मलाल नहीं है, लेकिन उन्होंने जो हम लोगों को 5 घंटे यरगमाल बना के रखा, जो मेरी फैमिली को जो जहनी टॉर्चर दिया, मैं वो बात कभी नहीं भूल सकता। आप खुदा का शुक्र अदा करें कि जाने महफूज रहीं, किसी किस्म का कोई सीरियस हादसा पेश नहीं आया आपके साथ। आई एम सॉरी, आई नो कि अभी आप टर्माइल कंडीशन में हैं, लेकिन आपको डिटेल तो बतानी पड़ेगी ताकि मैं अपनी कार्रवाई का आगाज़ कर सकूं। जी, मैं बिल्कुल कानून की हर तरह मदद करने के लिए तैयार हूँ। आप ज़रा मुझे बताना चाहेंगे वो किस किस्म के थे, उनका हुलिया क्या था ताकि स्केच बनाने में मैं आसानी हो? वो एक्चुअली एक था उस और असला किस किस्म का था, लैंग्वेज कैसे यूज़ कर रहे थे? पाकिस्तान में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफे का अंदाज़ा इस अम्र से लगाया जा सकता है कि नवंबर 2012 में पाकिस्तान के 71 अजला में चोरी और डकैती के 2476 केसेस फाइल हुए थे, मगर अगले ही महीने दिसंबर 2012 में 26% इजाफे के साथ चोरी और डकैती के केसों की तादाद 3103 तक पहुंच गई।
आप समझते क्यों नहीं है? अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। माँ कैसी बातें कर रही हो तुम? ये हमारा आबाई घर है, खानदानी घर है ये। अब्बा ने इसको बनाया था, हम ये घर नहीं छोड़ के जा सकते। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हर वक्त हमें कोई देख रहा है। मैं सड़क पर बैठी हूँ। हाँ, सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो मेरा भी खत्म हो चुका है। तो इसीलिए तो कह रही हूँ इस घर को फौरन सेल कर दें। माँ अभी कुछ दिनों पहले हमारे मकान में डकैती पड़ी है और ये खबर अखबार में भी आ चुकी है। हमारा मकान पूरे इलाके में बदनाम हो चुका है और इस पोजीशन में अगर हम बेचने गए तो कोई पैसे नहीं देगा, औने पौने में जाएगा। आप किसी कच्ची आबादी में 2 कमरे का मकान किराए पर ले लें और यहाँ से चलें। ठीक है, अगर मैं तुम्हारे कहने पे किसी कच्ची आबादी में घर ले भी लेता हूँ तो इस बात की क्या गारंटी है कि वहाँ पे ये सब कुछ नहीं होगा? अच्छा ठीक है, आप यहाँ रहें। जब तक आप दूसरा मकान नहीं ले लेते मैं नहीं आऊंगी। मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा तुम किस किस्म की बीवी हो। इस मौके पे तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए, मुझे हौसला देना चाहिए, और तुम हो कि मुझे कमजोर कर रही हो। और आप कैसे शौहर हैं जो अपनी फैमिली को तहफ्फुज़ फराहम नहीं कर सकते? पापा, मुझे लगता है मम्मा ठीक कह रही है, हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। डैड आप टेंशन ना लें, जो कुछ भी होगा हम सब मिल के फेस कर लेंगे। ये आपकी एफआईआर की कॉपी है। आपने जो हुलिये बताए थे हम उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। थैंक यू एसएचओ साहब। हम लोग तो अब तक समझ रहे थे कि डाकू सिर्फ जेवर और रकम लेके गए हैं, लेकिन अब पता चला कि वो तो बहुत कुछ लेके चले गए। बिल्कुल सफाया कर दिया उन्होंने। जी, हमारे पासपोर्ट, आईडी कार्ड्स और बहुत से डॉक्यूमेंट्स वो भी सब गायब है। अब आपको उन डॉक्यूमेंट्स की नए सिरे से एफआईआर दर्ज करवानी पड़ेगी। जी बिल्कुल, बल्कि मुझे तो डर है कि कहीं वो उन डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल ना कर लें। आपका अंदेशा बिल्कुल दुरुस्त है। आप आज ही उन डॉक्यूमेंट्स की एफआईआर कटवा लें ताकि आप सेफ हो जाएं। मैं तो बिल्कुल आज ही हाजिर हो जाता, लेकिन मेरी बेगम और बेटी इतने डरे हुए हैं कि हमें घर से निकलने नहीं दे रहे। आप घर वालों को हौसला दें और हम हैं ना, परेशानी की क्या बात है। जी मैं बिल्कुल बात करता हूँ। अगर आज आप लोग अपनी सही ड्यूटी दे रहे होते तो ये वाकया ही नहीं होता। रोजाना लोग अगवा हो रहे हैं, डाके पड़ रहे हैं, शहर में डाकू दंदनाते फिर रहे हैं, मोबाइल स्नैचिंग हो रही है। आप लोग ये तहफ्फुज़ फराहम कर रहे हैं आवाम को। बेबी हमें थोड़ा टाइम चाहिए, आप भी बिल्कुल बेफिक्र रहें। हम लोग ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं। हर चीज़ में थोड़ा वक्त लगता है, आप थोड़ा हौसला कीजिए, इंशाल्लाह जल्दी अच्छा रिजल्ट आएगा। मुझे तो सबसे ज्यादा फिक्र ये थी कि घर में जवान लड़की है। आप सही कह रहे हैं, मुझे भी उसी की परवाह थी। इसकी कॉल आ गई। हेलो। तुझे कहा था ना कि पुलिस कचहरी में मत पड़ना। मगर मैंने पुलिस को इतला नहीं दी। बकवास बंद कर। देखो मेरी बात का यकीन करो, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। अब मुझे तेरे और तेरे बच्चों का खून चाहिए। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं दे रहा। अगर तू अपने बच्चों की जिंदगी चाहता है तो हमारी शनाख्त मत कर। याद रखना सेठ बाबर, अगर तूने हमारी शनाख्त की तो तुझे तेरे बच्चों के साथ जमीन में दफन कर दूंगा। हेलो। हेलो। कौन था? किसी डाकू का फोन था, वो कह रहा था कि मैं शनाख्त ना करूं, मगर मैं कानून का साथ जरूर दूंगा। नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करें। मैं तो कहती हूँ कि हम लोग कुछ दिन मरी वाले घर में शिफ्ट हो जाते हैं। उमा, तुम्हें अल्लाह पे यकीन नहीं है क्या? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम हक पर हैं और अल्लाह हमारा साथ जरूर देगा। बल्कि मुझे तो लगता है ये अल्लाह की तरफ से एक मदद आई है। उसका नंबर आ गया है, मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर देता हूँ। हेलो। जी एसएचओ साहब। इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। बाबर साहब, जो आपने 4 खाके हमें दिए थे, हमने 4 अफराद को हिरासत में लिया है। क्या आप उनको शिनाख्त करने के लिए तैयार हैं?
जी बिल्कुल, मैं शनाख्त करूँगा। मैं कानून पसंद शहरी हूँ, बल्कि मैंने तो आपको फ़ोन पे भी अर्ज़ किया था कि मैं शनाख्त करने के लिए हाजिर हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि पुलिस की मदद की जाए। ये चारों अफराद बज़ाहिर आम सी जॉब करते हैं। एक आपके घर के पास गैस स्टेशन पे काम करता है, एक रिक्शा चलाता है और एक फेरी लगाता है। अच्छा, वो आप उनके नाम बता सकते हैं? जी जी, हुमायूं, फैज़ान, सुहेल, नदीम। तो शनाख्त के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? हम अभी लॉकअप चलेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन आपने वहाँ पर कुछ नहीं कहना। जो भी डिटेल हो आप मुझे यहाँ आके दीजिएगा, टू बी सेफ साइड। ठीक है, श्योर। जी बाबर साहब। SHO साहब, ये चारों वही अफराद हैं जिन्होंने मेरे घर पे डकैती मारी थी। ओ गुड, ये तो बहुत अच्छा हो गया है। मैं सुबह ही इन चारों के चालान बनवा कर अदालत में पेश करता हूँ। और एक बात आपको बताना और चाहूँगा कि अभी तक माल बरामद नहीं हो सका, इंशाल्लाह वो भी जल्द हो जाएगा, बेफिक्र रहिए। ठीक है, तो मैं आपकी कॉल का वेट करूँगा। जी बिल्कुल। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 381 के तहत अगर कोई मुलाजिम अपने मालिक के माल की चोरी का मुर्तकब होता है तो उसे 7 साल कैद और जुर्माने की सज़ा होगी, जबकि सेक्शन 392 के तहत चोरी करना एक नाकाबिल ज़मानत और नाकाबिल मुसालहत जुर्म है, जिसकी सज़ा 10 साल कैद बामुशक्क़त और जुर्माना है। हुमा, सभी, फराग कहाँ हो भाई? जल्दी आओ, जल्दी आओ। खैर तो है, आपने तो हमारी जान निकाल दी। अरे भाई, गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़। क्या डाकू पकड़े गए क्या? हाँ, चारों डाकू पकड़े गए और मैं अभी उनको शनाख्त करके आ रहा हूँ। ये गुड न्यूज है या बैड न्यूज है? आपने अपने गले में फंदा डाल दिया उनसे दुश्मनी मोल लेकर। उन लोगों का ग्रोह होता है, अब वो हमें नहीं छोड़ेंगे। कम से कम मेरा नहीं तो जवान बेटा बेटी का ही ख्याल कर लेते आप। तो अब क्या होगा? वो हमें मार देंगे? डैड, बिल्कुल ठीक किया आपने। ऐसे लोगों को दर्स इबरत बना देना चाहिए। तुम चुप रहो, मुझे अपनी नहीं तुम दोनों की फिक्र है। बिल्कुल ठीक कह रही है। और बेटा, अब कुछ भी नहीं होगा भाई। अगर तुम्हारी माँ की तरह सब लोग डरने लगे ना तो ये डाकू कभी नहीं पकड़े जाएंगे। और पुलिस ने मुझे गारंटी दी है कि वो हमें फुल प्रोटेक्शन देगी, परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर मेरे बच्चों को कुछ भी हुआ ना तो जिम्मेदारी आप पर होगी। वकील साहब, हम सब बेगुनाह हैं और हमें उठाकर हवालात में बंद कर दिया है। जानता हूँ कितने शरीफ लोग हो तुम। देखो, अगर मुझसे कुछ छुपाओगे तो केस उल्टा हो जाएगा। जो कुछ भी किया है मुझे सच सच बताओ। अच्छा देखो, और मेरी बात गौर से सुनो। अब अदालत में जाके ये बयान देना है कि पुलिस ने तुम लोगों से ज़बरदस्ती मारपीट करके ये चोरी तुम्हारे सर लगवाई है। और हाँ, वो माल कहाँ रखा है? साहब ये बताएं कि पैसे कितने लगेंगे? पैसे पूरे 10 लाख। 10 लाख? 10 लाख तो बहुत ज्यादा है। हम गरीब लोग 10 लाख कहाँ से लाएंगे? वाह वाह गरीबों वाह। 45 लाख की डकैती करते हो और वकीलों को देने के लिए 10 लाख भी नहीं। मेरी फीस तो यही है, देख लो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि ये जेल की काल कोठरी तुम्हारा मुकद्दर बन जाए। एक मिनट वकील साहब, हम 10 लाख देने को तैयार हैं, पर हमारी एक शर्त है कि आपने हम सब लोगों को छुड़ाना है। ठीक है, तुम मेरी फीस दोगे, तुम्हें छुड़ाना मेरी जिम्मेदारी। मुकदमा भी शुरू हो गया था और मुखालिफ वकील ने डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। कभी वकील साहब खुद पेश नहीं होते तो कभी जेल से गाड़ी अदालत नहीं आ पाती। और इसी दौरान मुखालिफ वकील ने 2 जजेस भी तब्दील करवा दिए ताकि मुकदमा कमज़ोर हो जाए। और इसी तरह 8 महीने गुजर गए।
यार हम लोग तो छूट गए, मगर फैजान और नदीम वो बेचारे चहल की चक्की पीस रहे हैं। हम दोनों छूटे नहीं, जमानत पे रिहा हुए हैं और कभी भी अंदर हो सकते हैं। अंदर बाहर यार ये कब तक चलेगा? जो पैसे हमारे पास आए वो कोर्ट कचहरी में लग गए। मैं तो कहता हूँ कि सेठ बाबर को एक खत लिखते हैं, उसे धमकी देते हैं कि तू अपना केस वापस ले ले। हाँ, इतना डरा देते हैं, बाल बच वाला है, डर जाएगा। ठीक है, तू एक काम कर, सेठ बाबर को एक खत लिख और खत के अंदर गोली रख दे। आमना साहिबा, मैंने आपका बहुत नाम सुना हुआ है और मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। बहुत शुक्रिया जी। आप बताइए हमारी लॉ फर्म आपकी क्या मदद कर सकती है? एक्चुअली तकरीबन 8 माह पहले, लेकिन मुझे मुसलसल धमकियाँ दी जा रही हैं कि मैं अपना केस विड्रॉ कर लूँ, और बल्कि पिछले माह तो उन 4 में से 2 डाकू जमानत पर रिहा भी हो चुके हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी तक आपका केस कौन सी लॉ फर्म हैंडल कर रही थी, कौन सा वकील था? आई कैन अंडरस्टैंड जी, ये तो बहरहाल हमारे सिस्टम का अलमिया है ही, लेकिन अभी कुछ लोग हैं जिन्हें उम्मीद है कि ये सिस्टम बेहतरी की तरफ जा रहा है, तो आप भी पुरुम्मीद रहें। वेरी सॉरी टू से, मैं पिछले 8 माह से देख रहा हूँ कि सिस्टम किस हद तक तबाह हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि अभी सिस्टम ठीक हो। खैर, इतने भी आप मायूस ना हो। आई कैन अंडरस्टैंड आप जिस टेंशन से गुजर रहे हैं। इतनी बड़ी वारदात हो जाए तो घर का तो सुकून ख़त्म हो जाता है। अपने घर में इंसान अपने आप को गैर महफूज फील करे। मुझे ये बताइए कि आपने जिन धमकियों का जिक्र किया, क्या वर्बल धमकियाँ दे रहे हैं या घर भी आके कोई आपको तंग कर रहा है? जी, अब तक तो वर्बल धमकियाँ दी जा रही थी। 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ कि कुछ लोग आए थे घर के बाहर, लेकिन जब मैं अभी आपकी तरफ आ रहा था तो मुझे ये खत मिला है उनकी तरफ से। ये आप ज़रा देखिए। अच्छा, ये तो खुलेआम आपको और आपकी फैमिली को जान की धमकी दे रहे हैं। आप परेशान ना हो, हमारी फर्म डेफिनेटली आपका केस लड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इस प्रॉब्लम से निकल जाऊँगा। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। थैंक यू जी। फैजान, हमायूं, सुहेल और नदीम, योर ऑनर, ये 4 मुल्ज़िमान हैं जिनका केस ट्रांसफ़र होकर आपकी अदालत में आ चुका है। सर, इनमें से 2 मुल्ज़िमान की ज़मानत पे रिहाई हो चुकी है, जबकि 2 मुल्ज़िमान अभी भी जेल में हैं। योर ऑनर, ये चारों मुल्ज़िमान 45 लाख की डकैती की वारदात में मुलव्वस हैं। योर ऑनर, इन्होंने गन पॉइंट पर इस केस के मुद्दई बाबर साहब और उनकी फैमिली को उनके ही घर में यरगमाल बना के रखा और उनके घर से ये कीमती अशिया इकट्ठी करते रहे। योर ऑनर, इनकी दीदा दलेरी तो देखिए। इनमें से 2 डाकुओं ने बाबर साहब की बीवी और बेटी को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाए रखा और 2 मुल्ज़िमान बाबर साहब को गाड़ी में बिठाकर जबरदस्ती ATM तक लेकर गए। योर ऑनर, इन चारों मुल्ज़िमान ने बाबर साहब की हक हलाल की कमाई लूटी, उनको उनके ही घर में बेबसी का एहसास दिलाया, ताकत और असलहे के जोर पे उनको इस बात का एहसास दिलाया कि वो और उनकी फैमिली अपने ही घर में महफूज नहीं है। योर ऑनर, अब इनमें से 2 मुल्ज़िमान जमानत पर रिहा हो चुके हैं और वो मुसलसल फ़ोन पर मेरे क्लाइंट और उनकी फैमिली को धमकियां दे रहे हैं। इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इस केस के हवाले से जल्द अज जल्द कोई तारीख दी जाए और तमाम मुतल्लिका अफराद को नोटिस जारी किए जाएं। मुद्दई की ज़हनी कैफियत और मिसामना की दरख्वास्त कबूल करते हुए यह अदालत इस केस की हेयरिंग अगले मंगल को फिक्स करती है। इस सिलसिले में तमाम मुतल्लिका अफराद को नोटिस जारी किए जाएं। The case is adjourned. पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 194 के तहत अगर कोई शख्स अदालत में किसी को ऐसे जुर्म का मुर्तकिब करार होने के लिए झूठी गवाही देता है जिस जुर्म की पादाश में सजाए मौत मिलती हो, तो ऐसी झूठी गवाही देने वाले शख्स को कम से कम 10 साल और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद और जुर्माने की सज़ा हो सकती है।
वालेकुम। वालेकुम। मैडम पुलिस से मैं ये चालान की कॉपी और इन्वेस्टिगेशन के सारे पेपर्स ले आया हूँ। हाँ, तुम्हें पता था ना आज मैं तुमसे यही डॉक्यूमेंट्स मांगूंगी। डांट से बच गए तुम आज। मैम बस आपको डांटने का मौका नहीं दिया। गुड। अच्छा मुझे ये बताओ कि मैंने तुम्हें कहा था बाबर साहब का जो पिछला वकील है उससे मेरी अपॉइंटमेंट करवा दो, क्या बना उसका? मैम वो फिर नहीं किया तुमने। जब मैं तुम्हें कोई 2 काम कहती हूँ उनमें से एक नहीं हुआ होता। वही की वही हरकतें हैं तुम्हारी शहरोज। यू आर एज इररिस्पांसिबल एज एवर। 2 मिनट देते हैं। 2 मिनट में क्या कर दे? कल से कहा हुआ मैं तुम्हें। मुझे तुम लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी डैड। देखो मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, और मुझे पता है कि हुमा मेरी बात से कभी मुत्तफिक नहीं होगी। बताओ तुम लोग मेरा साथ दोगे? जी नहीं, मैं इस मामले में आपका साथ बिल्कुल नहीं दूंगी। हुमा तुम किसी बात को क्यों नहीं समझती? आपने तो डिसाइड कर लिया है, मेरे बच्चों को सूली पे लटकाना है आपने। पापा आपको पता है वो लोग कितने खतरनाक हैं और वो हमसे बदला जरूर लेंगे। बेटा कुछ भी नहीं होगा। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि तुम लोग हर बात को प्री एज्यूम क्यों कर लेते हो। इनका जो भी फैसला हो मैं आपके साथ हूँ। खैरियत है बाबर साहब? सुबह से 3 मिस्ड कॉल्स आई हुई हैं आपकी, कोई इमरजेंसी? मैडम एक्चुअली मैं कल की पेशी से पहले एक दफ़ा आपसे मिलना चाहता था। देखिए पेशी कल है, अभी भी कुछ टाइम है। मेरा मशवरा ये है कि एक मर्तबा दोबारा सोच लें आप। चलें ठीक है, मैं अपनी फैमिली से फिर एक दफ़ा डिस्कस कर लेता हूँ और मैं फिर कल आपसे पेशी से पहले एक दफ़ा मिल लूँगा। योर ऑनर, बाबर साहब के घर डकैती करने के जुर्म में जो 4 अफराद गिरफ्तार हुए, आज वो चारों कटहरे में खड़े हैं। योर ऑनर, ऐसे केसेस में अक्सर मुद्दई पुलिस के रवैये और कानूनी पेचीदगियों से दिल बर्दाश्ता होकर अपने केसेस की पैरवी करना छोड़ देते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से इस केस में पुलिस ने मिसाली कारकर्दगी दिखाई और मुद्दई के साथ भरपूर ताउन किया और योर ऑनर ना सिर्फ चारों मुल्जिमान को पकड़ लिया बल्कि इनसे चोरी किया हुआ सामान भी बरामद कर लिया गया। योर ऑनर, ये सब हो जाने के बाद केस ने एक नया रुख इख्तियार किया है। इसी सिलसिले में मेरे क्लाइंट अदालत के सामने कुछ इस्तदा करना चाहते हैं और मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट को बयान देने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। मुद्दई बाबर इकबाल हाजिर हो। जज साहब, मैं अदालत का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपना बयान देने का मौका दिया। जज साहब, मेरा हमारे सिस्टम के ऊपर से उस वक्त एतबार उठ गया जब मैंने मुजरिमों को ज़मानत पर रिहा होते हुए देखा। ये किस कदर जुल्म की बात है कि मैंने खुद इन्हें शनाख्त किया। इन सब लोगों ने अपना इकबाल जुर्म किया और इन चारों में से 2 मुजरिम ज़मानत पर रिहा हो गए और यकीनन बाकी 2 मुजरिम भी जल्द रिहा हो जाते। पिछले 8 माह से मैं हर पेशी पे हाजिर होता था और मुझे नहायत अफसोस होता था कि कभी वकील साहब पेश नहीं होते थे, कभी मुल्जिमान को पेश नहीं किया जाता था और कभी मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिए जाते थे कि मुल्जिमान की तबीयत ठीक नहीं है। जैसा आप तो जानते हैं कि इन मामलों को किस तरह लटकाया जाता है। जब मैंने देखा कि सीधे तरीके से हमारा सिस्टम तब्दील नहीं हो सकता तो मैंने सोचा कोई दूसरा रास्ता इख्तियार किया जाए, मगर मेरी इस सोच पे बहुत से लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, ख़ास तौर पे उन लोगों ने जिनका ताल्लुक़ इंसाफ के शोबे से है। मगर जज साहब, मेरा यकीन पुख्ता होता चला गया और मैं मैडम आमना कबीर और उनकी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया। और मुझे ये जान के नहायत अफसोस हुआ कि ये सब लोग अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। किसी की 2 बच्चियाँ हैं, किसी की बूढ़ी माँ है। साहब, मेरा बेटा हैदराबाद में काम करता है साहब, और मेरी बहू सरकारी अस्पताल में पिछले 7 महीने से बेहोश आलम में पड़ी हुई है साहब। हमारे घर में तूफाके हो रहे हैं, भूख से बुरी हालत हो रही है। बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, नाबीना हैं 4 बच्चे मेरे साहब। आप तो रहमत का फरिश्ता बन के आए हमारे घर पे साहब, कुछ मदद ही कर दे साहब, कोई ज़कात कोई फितरा दे जाए साहब हमें। लेकिन अम्मा जी, आप लोगों को गुजारा कैसे होता है? साहब ये तो पूछे ही मत कि कैसे गुजारा होता है। सारा बोझ हुमायूं के सर पे चलता है
6,000 सिर्फ उसकी तनख्वाह है। साहब आप मेरे स्कूल में दाखिला करा दीजिए, मैं भी आपकी तरह पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। हाँ बेटा, मैं ज़रूर आपका दाखिला करवा दूंगा। अम्मा ये कुछ पैसे अभी रख लें। मैंने यही हालात बाकी 3 डाकुओं के घर में भी देखे। जैसे साहब आदि मुजरिमों की सोबत में बैठ के ये 4 लोग पहली दफ़ा डाकू बन गए। योर ऑनर, मैंने शनाख्त के अमल के दौरान मुजरिमों की जो हालत देखी, उससे मुझे नहीं लगता कि ये मुजरिम सीधे रास्ते पे आए, राह रास्त पे आए, बल्कि उल्टा ये ज़्यादा मुजरिमाना ज़िंदगी की तरफ जा रहे हैं। जज साहब, हमारे मुल्क की जेलें वाकई में जुर्म की यूनिवर्सिटीज़ हैं। हमारे दीन ने बार बार माफ़ी और दरगुजर का जिक्र किया है, और ये महीना रमज़ान का महीना रहमतों और बरकतों का महीना है। हम इस बात का जिक्र तो बहुत करते हैं, लेकिन जब बात खुद पे आती है तो हम ये सब बातें भूल जाते हैं। लिहाजा मैंने फ़ैसला किया कि इस बाबरकत महीने के अंदर मैं इन मुजरिमों को सज़ा दिलवाने की बजाय इनको माफ़ कर दूं। हो सकता है कि मेरा ये अमल, मेरी ये नेकी इनकी ज़िंदगियाँ बदल दें। और जज साहब, मैं इस मुअज़्ज़िज़ अदालत के सामने सब लोगों से वादा करता हूँ कि अगर ये सीधी राह पे चल पड़े तो मैं अपनी फैक्ट्री में इन लोगों को अच्छी और इज़्ज़तदार जॉब दूँगा। योर ऑनर, मैं अक्सर इस बात का इसरार करती हूँ कि मुजरिमों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि वो दोबारा किसी भी जुर्म करने के बारे में सोच भी ना सकें, और दूसरे जराइम पेशा अफराद के लिए भी ये बाइस इबरत बन सके। योर ऑनर, लेकिन आज अपने मौक्कल की मुस्बत सोच और जज्बे को देखकर मुझे भी इस बात का एहसास हुआ है कि शायद मुआशरे में बुराई ख़त्म करने के लिए एक रास्ता माफ़ी का भी है। योर ऑनर, हो सकता है कि मुआशरे में बढ़ती हुई बुराई को रोकने के लिए एक तरीका ये भी हो कि अगर हम नर्म दिली का मुजाहरा करें, अगर हम भी रहम का मुजाहरा करें, तो शायद अगर इन लोगों में से किसी का भी ज़मीर जिंदा है तो वो जराइम की राह को छोड़कर मुस्बत ज़िंदगी को इख्तियार करें। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इन तमाम मुल्ज़िमान को इस वादे पर रिहा कर दिया जाए कि ये दोबारा किसी भी जुर्म में मुलव्विस नहीं होंगे। सर, मैं इसी सिलसिले में एक तहरीरी एप्लीकेशन भी अदालत में जमा करवाऊंगी, और मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मेरे मौक्कल का दावा वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर की जाए। इस केस का फैसला ईद के बाद सुनाया जाएगा। योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि मुद्दई के इतने अच्छे जज्बे को मद्देनज़र रखते हुए इस केस का फैसला ईद से पहले सुना दिया जाए, ताकि ये लोग भी ईद की खुशियाँ अपने घर वालों के साथ मना सकें। जज साहब, वैसे भी मुद्दई के माफ़ कर देने के बाद इस केस की अहमियत ख़त्म हो जाती है। मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि इस केस का फ़ैसला आज ही सुना दिया जाए, ताकि ये लोग ईद की खुशियाँ अपने अहल व अयाल के साथ मना सकें। दैट्स ऑल। ये अपनी नौयत का एक मुनफरिद केस है। मुद्दई मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी से लेकर उनकी शनाख्त तक हर तरह से कानून के साथ रहे और एक जिम्मेदार शहरी होने का फ़र्ज़ निभाया और दिलेरी से हालात का मुकाबला भी किया, मगर अब इस्लाही माशरा को मद्देनज़र रखते हुए माफ़ी का रास्ता इख्तियार करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुल्ज़िमान मुद्दई के इस जज्बे की कदर करते हुए अपनी तमाम तर ज़िंदगी शराफत और ईमानदारी से गुजारेंगे। अदालत इस सिलसिले में राज़ीनामे की बुनियाद पर तमाम मुल्ज़िमान को रिहा करने का हुक्म देती है, बशर्त यह कि उनके खिलाफ किसी और अदालत में कोई केस ज़ेर समाअत ना हो। द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ। सेठ साहब, आपने हमें माफ़ कर दिया और इस अदालत ने भी हमें माफ़ कर दिया। हम आज के बाद भरी अदालत में कहते हैं कि हम कोई जुर्म नहीं करेंगे, और आप मेहरबानी करके अपनी फैक्ट्री में हमें मुलाजमत दें ताकि हम हलाल रोज़ी कमा कर अपने बच्चों का पेट पाल सकें और हम इस जुर्म की दुनिया से बाहर आ गए। आप हमें माफ़ कर दें। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।